हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा डे 9 था आंसर राइटिंग चैलेंज का और उसके मॉडल आंसर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दो क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन बेसिकली था कि डू द डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी कीप द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द टो एंड इंस्पायर द रिवरेंस फॉर द पार्लियामेंट्री कंट्रोल, इवेल्युएट वर्किंग ऑफ द सच कमेटी विद सूटेबल एग्जाम्पल। तो यहाँ पे 3 पार्ट्स बन जाते हैं। जो पहला पार्ट ये है कि पहला पार्ट तो ये है कि आपको बताना है कि क्या डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी जो होती हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन को टॉप पर रखती हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को काम करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, और एंड इंस्पायर द रिवरेंस फॉर द पार्लियामेंट्री कंट्रोल। ठीक है, पार्लियामेंट्री कंट्रोल के लिए रिवरेंस को इंस्पायर करती हैं, सेकंड पार्ट है। और थर्ड क्या था, इसकी वर्किंग को इवेल्युएट करना था इस टाइप की कमेटीज़ की, गिविंग द एग्जांपल्स। तो यहाँ पे एक तरह से 3 पार्ट बन जाते हैं। तो अगर 3 पार्ट बन रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्ट्रक्चर किस तरह से करें ताकि हर एक पार्ट को इक्वल वेटेज दी जा सके। तो स्ट्रक्चर इसमें किस तरह से होगा कि सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद आप ये लिखेंगे किस तरह से पार्लियामेंट्री कमेटीज़ एडमिनिस्ट्रेशन को टॉप पर रखती हैं। फिर दूसरा पॉइंट आ जाता है कि बट इनको एडमिनिस्ट्रेशन को टॉप पे रखने में क्या क्या फेलियर हुए हैं। तो यहाँ तक आपका पहला पार्ट एड्रेस हो जाएगा। फिर आप थोड़ा आधे पेज में लिखेंगे कि पार्लियामेंट्री कंट्रोल के लिए रेफरेंस किस तरह से इंश्योर करती हैं। देन थर्ड पार्ट आ जाएगा कि वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी को इवेल्युएट करना है। तो अगर इवेल्युएट करना होता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताने होते हैं। तो यहाँ पे आप पॉजिटिव भी बताएंगे और उसके साथ साथ नेगेटिव बताएंगे, देन आप कंक्लूड कर देंगे। तो ठीक है, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर के बाद किस तरह से हम इसमें कंटेंट को फिल करेंगे। तो सबसे पहला आ जाता है कि डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ के अंदर इंट्रो क्या होगी। तो आप इंट्रो इस तरह से लिखिए कि डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ दीज आर गवर्नड बाय द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर एंड द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस से स्टैंडिंग कमेटीज़ बेसिकली बनी है, एंड these are attached to the specific ministry and focus on the rules of the procedure and the conduct of the business। कि एक स्पेसिफिक मिनिस्ट्री के साथ अटैच होती हैं और उनके काम करने के तरीके को के ऊपर ये फोकस करती हैं और उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाती हैं। तो इस तरह से हमने इंट्रोडक्शन दे दी 4 से 5 लाइन में। ऐसा नहीं करना कि आप इंट्रोडक्शन को यहाँ तक पहुँचा दें। नाउ वी कम टू द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट के अंदर ये होता है कि जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं वो किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को टॉप पे रखती हैं। तो पहला पार्ट तो ये हो गया। तो पहले पार्ट के अंदर जब हम आते हैं कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाती हैं, उनको काम करने के लिए टॉप पे रखती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं दे मॉनिटर द पॉलिसीज़ ऑफ द स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की पॉलिसी को ना मॉनिटर करती हैं और इस वजह से उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। इसका एग्जाम्पल आप भी साथ साथ दे देंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया एग्जाम्पल भी दीजिए। फॉर एग्जाम्पल स्टैंडिंग कमेटी ऑन दी वाटर जो थी उसने हाईलाइट किया था वाटर कंटेमिनेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। देन सेकंड पार्ट आ जाएगा कि सेकंड इसका पॉइंट आ जाएगा कि ये चेक करती हैं अगर पॉलिसी फॉर्मुलेशन के अंदर इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कोई भी गैप रह जाए। सो दीज बेसिकली चेक द गैप इन द पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन बाय सीकिंग द आंसर फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन। और इसका एग्जांपल क्या हो गया कि ये हाईलाइट करती हैं हाईलाइट किया था साइलेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑन द क्वेश्चन ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर। किसने? स्टैंडिंग कमेटी ऑन वाटर ने। ठीक है, तो बेसिकली किस तरह से पार्लियामेंट्री कमेटी एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करने के लिए प्रमोट करती है, वो मॉनिटर करती है इसकी पॉलिसीज़ को, वो किसी भी तरह के पॉलिटी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर अगर गैप हो तो उसको चेक करती है। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब हम आ जाते हैं तीसरा पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट आ जाता है कि ये अंडरटेक करती हैं एग्जामिनेशन ऑफ द वर्क, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द वर्क, और इंश्योर करती है कि जिस तरह से पॉलिसी बनाई गई है उस तरह से इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसका एग्जांपल है स्टैंडिंग कमेटी ऑफ होम अफेयर्स की होम अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्टेड ऑन द डिमांड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेटहुड की डिमांड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की स्टेटहुड के ऊपर रिपोर्ट किया था स्टैंडिंग कमेटी ऑफ होम अफेयर्स ने। देन वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंटर। नेक्स्ट पॉइंटर के अंदर क्या हो जाता है कि ये एक तरह से इन्फ्लुएंस करती हैं पॉलिसी फॉर्मुलेशन को। और कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं? बाय प्रेजेंटिंग द फीवर इंफॉर्मेशन एंड डिमांड चेंजेस। कि एक तरह से ये इन्फ्लुएंस करती हैं कि पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में, ठीक है, किस तरह से पॉलिसी फॉर्मुलेट करने में इन्फ्लुएंस करती है। ये इन्फॉर्मेशन देती हैं, बेसिकली सही इन्फॉर्मेशन देती हैं आप ताकि आप सही पॉलिसी बना सकें। फॉर एग्जांपल स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस के ऊपर जो स्टैंडिंग कमेटी थी दैट पॉइंटेड आउट दैट डिफेंस एलोकेशन इज़ नॉट एनफ फॉर द मॉडर्नाइजेशन। कि जो डिफेंस एलोकेशन है
बजट एलोकेशन है दैट इज़ नॉट एनफ फॉर द मॉडर्नाइजेशन, जिस स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस ने पॉइंट आउट किया था। देन हमें सेकंड साइड भी लिखनी है कि एडमिनिस्ट्रेशन को टॉप पे तो रखती है क्योंकि, बट इसमें थोड़ी कमियां भी रह जाती हैं। पहली कमी तो क्या रहती है इसके फेलियर, कि देर इज़ अ डिक्लाइन इन द मैटर दैट इज़ रेफर टू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़, कि टाइम के साथ क्या हुआ है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़ को जो मैटर रेफर किए जाएँ उनके अंदर डिक्लाइन हुआ है। जैसे आज की डेट में सिर्फ 27% बिल हैं जो 16th लोकसभा को सेंड किए गए हैं। देन वी कम टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी could not make administration to do away with the official secret acts, कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी कह तो रही है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स को आप डू अवे कर दो, बट अब तक कर नहीं पाई हैं। देन थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है कि दिस कुड नॉट प्रिवेंट द पॉपुलिस्ट पॉलिसी, ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़ गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉपुलिस्ट पॉलिसी लॉन्च की जाती हैं उनको भी प्रिवेंट नहीं कर पाई है लॉन्च करने से, जैसे फार्म लोन वेवियर 2009 में दे दिया गया था। ठीक है। देन सेकंड पार्ट हम एड्रेस करेंगे कि हाउ इट एक्ट एज ए रेफरेंस फॉर द पार्लियामेंट्री कंट्रोल। ठीक है, तो उसका पहला पॉइंट ये हो जाता है कि ये क्या करती हैं, ये इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव इंश्योर करती हैं बाय लेजिस्लेचर बाय प्रोवाइडिंग द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन टू द अपोजिशन मेंबर। ये जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती हैं दे आर इंश्योरिंग द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव ओवर द लेजिस्लेचर बाय प्रोवाइडिंग द पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन टू द अपोजिशन। देन वी कम टू द सेकंड पॉइंटर। सेकंड पॉइंटर की अगर हम बात करते हैं तो these are the committee that are improving the debates and refine the legislation. These committees, parliamentary committees, are improving the debate and they are refining the legislation. For example, the changes which are brought on the National Medical Commission bill by Standing Committee on the Health. कि नेशनल मेडिकल कमीशन बिल जो होता है उसके अंदर जो चेंज ब्रॉट किए थे स्टैंडिंग कमेटी ऑफ हेल्थ ने आयुष को लेके आए थे, तो ये एक सही चीज़ थी। इस तरह से वो डिबेट और लेजिस्लेशन को रिफाइन करती हैं। देन थर्ड क्या हो गया कि ये इन डेप्थ स्टडी ऑफ ग्रांट एंड पॉलिसी जो होती है उनको प्रमोट करती हैं। दे प्रमोट द इन डेप्थ स्टडी ऑफ द ग्रांट एंड द पॉलिसी, दस दे आर इंश्योरिंग द फाइनेंशियल कंट्रोल बेसिकली। नाउ वी कम टू द वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी। किस तरह से वर्किंग पार्लियामेंट्री कमेटी की इवेल्युएट करनी है कि ये इसने अच्छा काम किया, इसने गलत काम किया। तो आपको दोनों साइड ऑफ कॉइन लिखने पड़ेंगे। तो इसमें पहली साइड क्या हो जाएगी कि पॉजिटिव, कि पॉजिटिव के अंदर क्या हो जाएगा कि दिस जो वर्किंग पार्लियामेंट्री कमेटी होती है दैट ब्रिंग स्पेशलाइजेशन इन द लीगल मैटर्स, कि लीगल मैटर्स के अंदर ये स्पेशलाइजेशन को प्रमोट कर देती है। फॉर एग्जांपल रोल ऑफ स्टैंडिंग कमेटी का जो सरोगेसी रेगुलेशन बिल में रोल था वो इसका एग्जांपल है कि स्पेशलाइजेशन लीगल मैटर्स में किस तरह से लाई है पार्लियामेंट्री कमेटी। तो इसकी वर्किंग का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया। दूसरा क्या हो गया कि ये पॉपुलर विल जो होती है ना लेजिस्लेशन के अंदर उसको प्रमोट करती हैं। किसी भी लेजिस्लेशन के अंदर पॉपुलर विल को अगर प्रमोट करना हो तो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ करती हैं। फॉर एग्जांपल स्टैंडिंग कमेटी ऑन द फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स के ऊपर जो स्टैंडिंग कमेटी बनी थी दैट ब्रॉट द चेंज इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। वो एक तरह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में चेंज लाई थी सो दैट इट कैन इंक्रीज द पेनल्टी अगेंस्ट मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट पेनल्टी को बढ़ाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में चेंज लाया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑन द फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स। देन वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि दिस बेसिकली इंश्योर राउंड द वर्क ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब सारे साल पार्लियामेंट काम करे तो उसका भी ये इंश्योर करती हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी जो होती है वो पूरा साल काम करती हैं जबकि सेशन ऑफ पार्लियामेंट सिर्फ 6 महीनों के लिए होता है। तो दिस ब्रॉट द डिस्कस डिबेट एंड पॉलिसीज। देन नेक्स्ट पॉइंट इज कंसेंसस बेस्ड वर्किंग, कि जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं उनके अंदर कंसेंसस बेस्ड वर्किंग होती है। ठीक है, जैसा कि इनकी वर्किंग के अंदर विप अवेलेबल नहीं होता, तो एक तरह से जो बेटर पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है। ठीक है, क्योंकि जितने भी अपोजिशन मेंबर हैं और प्लस जो हमारे रूलिंग पार्टी के मेंबर उस कमेटी में होंगे तो वो कंसेंसस बेस्ड काम करेंगे, तो कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स होंगी और अच्छी पॉलिसी बन के आएगी। ठीक है, नाउ बट इसके कुछ नेगेटिव भी हैं एस्पेक्ट की जो व्हेन वी आर इवेल्युएटिंग द रोल ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी, तो देर आर सम नेगेटिव एस्पेक्ट्स टू। फर्स्ट एस्पेक्ट इज कि नॉट ऑल द बिल्स आर सेंट टू द कमेटी फॉर द एग्जामिनेशन। तो 27% बिल ही सेंड किए गए हैं इस 17th लोकसभा के अंदर। देन जो स्टैंडिंग कमेटी होते हैं दे आर ओनली रिकमेंडेटरी इन द नेचर, सो देयर रिकमेंडेशन कैन बी साइडलाइन बाय द गवर्नमेंट। ये एक नेगेटिव हो गया। तीसरा पॉइंट ये हो गया कि एज द मेंबर, जितने भी मेंबर होते हैं उनका बस 1 साल का टेन्योर होता है,
सो दे कैन नॉट डेवलप द स्पेशलाइजेशन व्हेन द मेंबर इज ओनली देयर फॉर द 1 ईयर, तो वो स्पेशलाइजेशन डेवलप नहीं करेगा तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन अच्छी नहीं होती है। देन चौथा पॉइंट क्या हो गया कि रिपोर्ट ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी आर नॉट गिवन एनफ पब्लिसिटी, कि जो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट्स होती हैं उनको एनफ पब्लिसिटी नहीं दी जाती, सो दे आर रिड्यूसिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, कि देर आर वेरियस रिपोर्ट ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी, दे आर नॉट गिवन द राइट पब्लिसिटी, सो दैट डज नॉट फिल्स द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ वी कम टू द कंक्लूजन। कंक्लूजन वही हमें 5-6 लाइनों में करना है। तो वी विल से कि हम इस नेगेटिव्स को ख़त्म करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो वो हम थोड़ा सा मेंशन करेंगे अपने कंक्लूजन के अंदर। सो दस इंक्रीज द टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ द कमेटी एंड इंश्योर दैट एवरी बिल पास थ्रू द स्टैंडिंग कमेटी, कि हमें टेन्योर ऑफ द मेंबर बढ़ाना पड़ेगा और ये इंश्योर करना पड़ेगा कि सारे के सारे जो बिल हैं वो स्टैंडिंग कमेटी से पास करें। ठीक है, एंड वाइडर पब्लिसिटी, उसको और पब्लिसिटी देनी होगी टू द स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट, वाइडर पब्लिसिटी शुड बी गिवन, सो ताकि पार्लियामेंट्री कंट्रोल और स्ट्रेंथन हो सके। तो इस तरह से हम कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ के आपको पता लगा होगा कि किस तरह से स्ट्रक्चर करना है, कितने पार्ट में करना है और कंटेंट को किस तरह से यूज़ करना है। नाउ वी कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन वाज बेसिकली 10 मार्कर क्वेश्चन। ठीक है, तो 10 मार्कर के अंदर पार्ट ये था कि पहला क्वेश्चन ये था कि वंस स्पीकर इज ऑलवेज स्पीकर, मतलब जो एक बार स्पीकर बन गया वो हमेशा स्पीकर रहेगा। डू यू थिंक दिस प्रैक्टिस शुड बी अडॉप्टेड टू इम्पार्ट ऑब्जेक्टिविटी टू द स्पीकर ऑफ ऑफिस इन लोकसभा इन इंडिया, पहला पार्ट। एंड व्हाट आर द इम्प्लीकेशन फॉर द रोबोस्ट फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री बिजनेस इन इंडिया। तो बेसिकली ये क्वेश्चन दो चीज़ें बोल रहा है। ये बोल रहा है कि जो वंस स्पीकर और ऑलवेज स्पीकर जो अप्रोच है, अगर वो इंडिया में अडॉप्ट कर ली जाए तो जो लोकसभा के स्पीकर का रोल है, जिसके ऊपर आजकल बहुत डिबेट होती है, बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो गए हैं कि ये ऑब्जेक्टिव बिहेव नहीं करता, इम्पार्शियल बिहेव नहीं करता, बायस बिहेव करता है, तो इन सब इश्यूज़ को लेके किस तरह से हम प्लग कर सकते हैं, उनमें ऑब्जेक्टिविटी किस तरह से आ सकती है। तो ये हमें पहला पार्ट दिखाना है कि हाउ वंस अ स्पीकर ऑलवेज स्पीकर अप्रोच विल ब्रिंग द ऑब्जेक्टिविटी टू द ऑफिस ऑफ द लोकसभा स्पीकर। देन सेकंड पार्ट आ जाता है कि अगर हम ये वाली अप्रोच अपनाए, वंस अ स्पीकर ऑलवेज स्पीकर वाली, तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे पार्लियामेंट्री बिजनेस की फंक्शनिंग के ऊपर, कि बेसिकली जो पार्लियामेंट्री बिजनेस है उसकी फंक्शनिंग के ऊपर इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। देन ये हमारा सेकंड पार्ट हो जाएगा। तो इसकी बेसिकली हम शुरुआत इंट्रोडक्शन करेंगे, 4-5 लाइनें लिखनी है, उसके बाद हमें सिर्फ पार्ट्स एड्रेस करने हैं, क्योंकि 2 पार्ट्स हैं और इन पे कंटेंट भी अच्छा खासा होगा, तो इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि जो वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर की प्रैक्टिस है वो यूके से आई है। Practice of the once speaker and always speaker followed in the UK and it means that speaker constituency remains unchallenged during the election। कि ये कहता है कि जो स्पीकर है, अगर स्पीकर 5 साल के लिए बैठा है तो अगर उसने अच्छा काम किया है तो नेक्स्ट टेन्योर में जब इलेक्शन होंगे तो स्पीकर की कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन नहीं होंगे, वो ऑटोमेटिकली इलेक्ट होगा ताकि नेक्स्ट टेन्योर के लिए वो स्पीकर बना रहे। तो हमने इसको डिफाइन कर दिया कि इट मीन्स दैट स्पीकर कॉन्स्टिट्यूएंसी रिमेन अनचैलेंज ड्यूरिंग द इलेक्शन। सो देर इज वंस स्पीकर अपॉइंटेड एज ए स्पीकर ही शुड गिव द फॉर्मल रेजिग्नेशन फ्रॉम द पार्टी। सो बेसिकली यही इसका क्रक्स है वंस स्पीकर ऑल स्पीकर का, कि द प्रैक्टिस ऑफ द वंस स्पीकर ऑल स्पीकर वाज फॉलोड इन द यूके एंड इट मीन्स दैट स्पीकर कॉन्स्टिट्यूएंसी रिमेन्स अनचैलेंज during the election and once a speaker person is appointed as a speaker he gives formal resignation from the party। तो इसका मतलब यही है, ये मतलब मैंने समझा दिया इंट्रो के अंदर। अब हम आ जाते हैं पहले पार्ट की ओर कि हाउ दिस प्रैक्टिस विल इम्पार्ट ऑब्जेक्टिविटी इन द ऑफिस ऑफ स्पीकर, कि जो ये प्रैक्टिस है बेसिकली इसकी वजह से जो स्पीकर का ऑफिस है उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी किस तरह से आएगी। तो ऑब्जेक्टिविटी किस तरह से आएगी, सबसे पहला पॉइंट तो इसके अंदर ये होगा कि दिस विल बेसिकली चेक द बायस रोल ऑफ द स्पीकर इन द एंटी डिफेक्शन केसेस, कि अगर आप वंस स्पीकर और वंस स्पीकर एंड ऑलवेज स्पीकर की प्रथा को अपना लेंगे तो उससे क्या होगा कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होगा। ठीक है, स्पीकर के पास अब उसको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा रूलिंग पार्टी के लिए कि वो अपने ऑफिस को बचाए, तो उसका बायस रोल है ना स्पीकर का एंटी डिफेक्शन केसेस के अंदर, वो कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मणिपुर की जो डिस्क्वालिफिकेशन है 18 महीने तक पेंडिंग रही थी। ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगा कि अगर हम ये प्रैक्टिस फॉलो करेंगे तो न्यूट्रल डिसीजन दिए जा सकते हैं वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट, इसके ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जांपल रिसेंट आधार बिल
जो था उसको एंडोर्स कर दिया गया था मनी बिल के रूप में। ठीक है, नाउ वी कम टू दी थर्ड पॉइंटर। थर्ड पॉइंटर क्या हो जाएगा कि इंक्रीज द नंबर ऑफ द बिल्स रेफर टू द स्टैंडिंग कमेटी। कि थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा कि इट विल इंक्रीज द नंबर ऑफ द बिल्स जो स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किए जाएंगे। ठीक है, अगर वन से स्पीकर ऑलवेज स्पीकर आ जाए, क्योंकि वो बायस रोल नहीं रहेगा, तो ज़्यादा बिल्स मनी बिल की तरह पास नहीं किए जाएंगे और स्टैंडिंग कमेटी को बिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल 27% ही सिर्फ 7th लोकसभा में स्टैंडिंग कमेटी को गए थे। ठीक है, देन फोर्थ क्या होगा कि एज अ स्पीकर इज द हेड ऑफ द बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, सो दैट ही विल बी एबल टू एलोकेट मोर टाइम टू द अपोजिशन। कि भाई अगर वन से स्पीकर ऑलवेज स्पीकर की बात हो गई तो रूलिंग पार्टी का इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा, और जैसे कि स्पीकर जो है हमारा वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का हेड होता है, तो ज़्यादा टाइम एलोकेट करेगा अपोजिशन मेंबर्स को बोलने के लिए। देन पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा कि ड्यू टू द पार्टीशन रोल प्लेड बाय द स्पीकर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द डिस्ट्रप्शन आर अकरिंग इन द पार्लियामेंट, वो प्लग हो जाएंगी। कि जो आज की डेट में स्पीकर है उसके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, क्योंकि वन से स्पीकर ऑलवेज स्पीकर का प्रिंसिपल उसके ऊपर नहीं लगता। तो उससे क्या होगा कि जो पार्टीशन रोल उसके द्वारा प्ले किया जाता है स्पीकर के द्वारा, वो कम हो जाएगा और नंबर ऑफ डिस्ट्रप्शन कम हो जाएंगे पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, नाउ वी कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा रोबोस्ट फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट के लिए। तो अब हम इसको देखते हैं कि पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग पे क्या इम्प्लीकेशन होगा। सबसे पहले पार्लियामेंट के कंटेक्स्ट में क्या होगा कि इसको हम दो में तोड़ सकते हैं ना, कि एक तो पार्लियामेंट एंड इंस्टीट्यूशन पे ये किस तरह से पॉजिटिव काम करेगा, और इंस्टीट्यूशन के अंदर जो मेंबर्स बैठे हैं उन मेंबर की क्षमता को ये किस तरह से बढ़ाएगा। तो दोनों केसेस में ये रोबोस्ट फंक्शनिंग के लिए अंदर काम कर रहा है। तो मैंने पॉइंटर्स को तोड़ दिया कि इन केसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड इन केसेस ऑफ द मेंबर्स। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या आ जाएगा कि ऑन इन केसेस ऑफ द पार्लियामेंट नो मिसलीडिंग मनी बिल विल प्रमोट फर्दर स्क्रूटनी बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, अगर वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर प्रैक्टिस आ गई तो मनी बिल्स जो है ना वो हर एक बिल को मनी बिल की तरह पास नहीं किया जाएगा, तो पार्लियामेंट की स्क्रूटनी बढ़ेगी बिल्स को लेके। ठीक है, सेकंड क्या है कि जो नंबर ऑफ बिल्स बाईपास किए जाते हैं ना राज्यसभा को, वो रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि अब मनी बिल की तरह तो आप पास नहीं कर पाओगे, तो जितने बिल है वो राज्यसभा जाएंगे ही जाएंगे। देन थर्ड क्या होगा कि इट विल ये अकाउंटेबिलिटी लेजिस्लेचर की फिक्स करेगी। ठीक है, कैसे करेगी, इफेक्टिव डिबेट और स्क्रूटनी को इंश्योर करके। ठीक है, तो ये इसका पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग पे तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ होगा। और चौथा क्या होगा कि इस प्रैक्टिस से क्या होगा कि ज़्यादा टाइम मिलेगा डिबेट के लिए अपोजिशन को, तो उसकी इफेक्टिव आउटकम होंगी लॉ और पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए। ठीक है, तो इस तरह से पार्लियामेंट की इम्प्लीकेशन, पार्लियामेंट के फंक्शन के ऊपर इम्प्लीकेशंस होंगी, और मेंबर जो है पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं उनके ऊपर क्या क्या इम्प्लीकेशंस होंगी, जिसकी वजह से इसका और बेहतर रिजल्ट पार्लियामेंट जो ओवरऑल पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग को बेहतर करेगा। तो मेंबर के केस में क्या होगा कि नो बायस्ड नेचर ऑफ द स्पीकर एज ही विल नॉट डिपेंड ऑन द रूलिंग पार्टी फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर। कि जो हमारा स्पीकर है ना उसका बायस नेचर नहीं रहेगा, क्योंकि वो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर के लिए रूलिंग पार्टी के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो वो बेहतर कार्य करेगा, मतलब अपोजिशन को ज़्यादा टाइम देगा, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के हेड की तरह वो बेहतर डिसीजन मेकिंग करेगा, तो ये करेगा। देन सेकंड क्या होगा, स्पीकर जो है ना, स्पीकर को टाइम लिमिट दी जाएगी फॉर डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल। तो टाइमली डिसीजंस आएंगे कि वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर आने के बाद देयर विल बी टाइम लिमिट फॉर द स्पीकर फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द 10th शेड्यूल मेंबर्स अंडर इट। देन थर्ड क्या हो जाएगा कि मेंबर विल एंगेज, जो मेंबर्स होंगे ना पार्लियामेंट के, दे विल एंगेज इन दी हेल्दी डिबेट एंड पीपल सेंट्रिक रेदर देन दी पार्टी सेंट्रिक। कि अब क्या होगा कि अगर स्पीकर हमारा न्यूट्रल हो गया तो पार्लियामेंट के अंदर हेल्दी डिबेट्स होंगी, क्योंकि जो मेंबर्स हैं ना वो बातचीत करेंगे पीपल सेंट्रिक रेदर देन अपनी पार्टी सेंट्रिक बात करेंगे वो। देन चौथा पॉइंट क्या होगा कि स्पीकर बीइंग द अनबायस्ड विल मेक ऑल द मेंबर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउस रूल्स एंड प्रोसीजर। कि स्पीकर अनबायस्ड होगा तो वो जितने भी मेंबर्स हैं ना उनको हाउस के रूल्स और प्रोसीजर के लिए अकाउंटेबल करेगा, चाहे वो रूलिंग पार्टी के क्यों ना हो। तो इस तरह से पार्लियामेंट की फंक्शनिंग इंप्रूव होगी। अब हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं, वही 4-5 लाइन लिखनी है और इतना टाइम मिलता है कि हम लिखेंगे कि एज स्पीकर पोजीशन इज पाइवटल इन द फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट, सो द पोजीशन मस्ट नॉट बी यूज्ड इन केसेस ऑफ द विंड्स एंड फेंसेस, वी मस्ट अडॉप्ट द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द यूके इन दिस रिगार्ड। हमने थोड़ा सा इसके ऊपर लिखा कि भाई अब हमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बतानी है कि भाई वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर बहुत अच्छी अप्रोच है, हम इसको अपनाना चाहिए। बस इसको थोड़ा सा बेहतर शब्दों में लिख देंगे कि जो स्पीकर है ना उसकी पोजीशन बहुत पाइवटल है फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट के अंदर। सो पोजीशन जो है ना
इसकी वो विम्स और फैंसीज पे काम ना करे, बल्कि हमें यूके की बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाना चाहिए, जैसे वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर। सो आई थिंक आपको आइडिया लगा होगा दोनों क्वेश्चंस अंडरस्टैंड करके किस तरह से लिखने थे, क्या स्ट्रक्चर करनी थी, कंटेंट किस तरह से यूज़ होना था। होपफुली दिस विल हेल्प यू। थैंक यू।